नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हमने पिछले कुछ सेशन से अपना हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है वो शुरू किया है। और हिंदी व्याकरण में हमने शुरुआत में भाषा, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य आदि के बारे में पढ़ा। और जो हमारा पिछला सेशन था उसमें हमने व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है जिसका नाम है समास। समास यानी कि किसी भी चीज को संक्षिप्त में लिखना समास कहलाता है। यानी कि समास एक संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है। समास कुछ और चीज ना होकर संक्षिप्त करना यानी कि छोटा करने की प्रक्रिया है। तो आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। रेडी हो जाइए आप सभी कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ, हिंदी में आपका व्याकरण एक ऐसा भाग है जिसको आप बिल्कुल भी रट नहीं सकते, केवल समझ के आपको इसको पढ़ना होता है। तो आप जब इसको लिखेंगे, समझेंगे, तभी आपको ये सारी चीजें कंफर्म हो पाएंगी। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो हमने अपने पिछले सेशन में शब्द निर्माण की ये जो प्रक्रिया है, इसमें कंपाउंड यानी कि समास के बारे में पढ़ना शुरू किया था। और समास में मैंने आप लोगों को बताया कि समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है संक्षिप्तीकरण, यानी कि किसी भी चीज को संक्षिप्त करके लिखना, किसी भी चीज को छोटे शब्दों में, कम शब्दों में लिखना। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया, चारों राहों का समाहार, तो इसको हम कहेंगे चौराहा। घोड़े पर सवार, इसको हम कहेंगे घुड़सवार। तो इस तरह से हम और भी विस्तृत तरीके से इसको जानेंगे कि किसे कहते हैं समास, और समास के कितने भेद होते हैं, समास विग्रह क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारी ये क्लास होने वाली है। तो बिल्कुल आप सभी रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए समास। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने कहा, समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, यानी कि संक्षिप्त करके लिखना। और जिसका मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया। तो देखिए, नए शब्द जब हम बनाते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे परिभाषा, लिखेंगे हम समास की परिभाषा। तो समास को मैंने कहा कि ये एक हिंदी में एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास है। तो जिन नए शब्द बनाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, उनमें सबसे प्रमुख है समास। ठीक है, तो समास का अर्थ है संक्षिप्त करने की प्रक्रिया, यानी कि जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास लेकर आते हैं, संक्षिप्त करते हैं, मिला देते हैं, तो उससे जो एक नया शब्द बनता है, तो वो शब्द आपका समासिक शब्द कहलाता है। और जो ये प्रक्रिया है, ये समास की प्रक्रिया या समासीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। इसके परिभाषा सबसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। तो जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को, देखिए समास कोई शब्द नहीं होता, समास की एक प्रक्रिया है। समास क्या है? एक प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। समास
कहा जाता है। तो ये प्रक्रिया ही समास कहलाती है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाया जाता है तो इस पास पास लेकर एक नया शब्द बनाया जाता है, तो इसी को समास कहा जाता है। और देखिए, मैंने कहा कि इसको, इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है और इसमें बनने वाला शब्द, यानी कि समास की प्रक्रिया के दौरान बनने वाला शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहा जाता है। इसको भी हम लिख लेते हैं कि समास की प्रक्रिया के दौरान बना शब्द। देखिए, इसको हम लिखेंगे सबसे पहले समस्त पद या सामासिक शब्द। सामासिक पद क्या होता है? समास की प्रक्रिया के दौरान बना शब्द। समस्त पद या सामासिक पद। सामासिक पद कहलाता है। जो नया शब्द बनता है उसको हम समास नहीं कहते। समास कहते हैं उस प्रक्रिया को जिसमें ये नया शब्द बन रहा है। तो जो प्रक्रिया है उसको समास कहा जाता है, उसको समासीकरण कहा जाता है, और इसी समासीकरण के दौरान बना हुआ शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। ठीक है, ये सभी को क्लियर हो गया। देखिए, पहले हमने क्या कहा कि जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना लेते हैं या दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास लाकर नया शब्द बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है, और समास की प्रक्रिया के दौरान बना शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहा जाता है या सामासिक पद कहा जाता है। तो ये हमने पढ़ लिए। इसके बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज, देखिए समस्त पद हमें पता चला। अब देखिए समस्त पद कैसे, इसमें भी यहाँ पर समस्त पद के भी दो आपके यहाँ पर पद बनते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो इसको समझने के लिए कि क्या है पूर्व पद और क्या है उत्तर पद, तो इसके लिए भी आपको समास विग्रह सीखना होता है। ठीक है, तो एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर हेडिंग हम लिखेंगे, समास विग्रह। समास विग्रह। देखिए, हमने कहा कि जब समास की प्रक्रिया होती है तो समस्त पद या सामासिक शब्द या सामासिक पद बनता है। तो अब ये समास विग्रह क्या है? समास विग्रह है समस्त पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समस्त पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है, यानी कि जो आपने समासीकरण के दौरान शब्द बनाया है, नया शब्द बनाया है, समस्त पद जो आपको मिला है, तो उस समस्त पद को उसकी पूर्वावस्था में लेकर आना, यानी कि जैसे वो पहले था उसको उसी अवस्था में वापस लेकर आ जाना, उसका विग्रह करना, उसको अलग अलग करना समास
विग्रह कहलाता है। तो विद एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे, जैसे मैंने आपको यहां पर कहा नर और नारी, तो इसको हमने इसका समासीकरण किया, समास इसका बनाया, समस्त पद इससे बनाया, तो बना नर नारी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह मैं कहूं देश के लिए भक्ति, तो एक शब्द में हम लिखेंगे देश भक्ति। तो आप यहां पर देख रहे हैं हमने ये क्या किया, ये हमने समास की प्रक्रिया यहां पर की और उसके बाद ये हमारे बने समस्त पद या सामासिक शब्द। देखिए, तो हमने कहा कि अब इसका हमें समास विग्रह करना है। ठीक है, हमने इसका समास विग्रह करना है। तो बिल्कुल अगर हम यहां पर लिखें देश भक्ति, तो इसका समास विग्रह हम करेंगे देश के लिए भक्ति। बिल्कुल, सामासिक पद को उसकी पूर्वावस्था में लेकर आना, सामासिक पद को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। अगर मैं यहां पर कहूं समय के अनुसार, तो उसको हम लिखेंगे यथा समय। तो इस शब्द का समास विग्रह हम करेंगे समय के अनुसार। तो इस तरह से हम इसका समास विग्रह करेंगे। तो ये हमने सामासिक शब्द बनाया और ये हमने किया समास विग्रह। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। समास की प्रक्रिया के दौरान हम एक नया शब्द बनाते हैं, जैसे कि आपने देखा नर और नारी, नर और नारी बना नर नारी। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। 10 है आनंद जिसके, दशानन। हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री। 4 है भुजाएं जिसकी, चतुर्भुज। तो इस तरह से हमने इनको क्या किया, एक नया शब्द हमने इसके लिए बनाया और इसको हमने कहा समासीकरण की प्रक्रिया। और इसमें जो शब्द बने उन्हें हमने कहा समस्त पद या सामासिक शब्द। और उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा कि समास विग्रह, समास विग्रह उसके जस्ट अपोजिट, जब हम सामासिक शब्द को उसकी पूर्वावस्था में लेकर आ जाते हैं, उसको पहले की तरह हम अलग अलग कर देते हैं, तो इसी प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। तो ये थी समास के लिए कुछ उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर प्रस्तुत किए। तो मेन चीजें, इसके बाद हम एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज इसमें हम देखेंगे, वो है समास की विशेषताएं या समास संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, समास की विशेषताएं भी आप इसको कह सकते हैं, या समास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी आप इसको कह सकते हैं। तो हम विशेषताएं यहां पर लिखेंगे कि समास की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, समास में क्या होता है, सबसे पहला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, इसमें 2 या 2 से अधिक पदों का मेल होता है। समास में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदों का मेल होता है। बहुत ही इजी है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको फिर भी लिख देती हूँ। समास में 2 या 2 से अधिक पदों का मेल। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदों का मेल होता है। और नेक्स्ट कि यहां पर समास में कोई भी जो चिन्ह होते हैं, देखिए, हाँ, एक चीज मैं आपको यहां पर बताऊं कि समास की विशेषताएं हैं।
समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है और यहाँ पर पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। देखिए इस पॉइंट को मैं क्लियर यहीं पे करूंगी। यहाँ पहला पद पूर्व पद, ये बिल्कुल आपने याद रखना है कि पहला पद पूर्व पद और जो दूसरा पद है वो पहला पद पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद कहलाता है। उत्तर पद कहलाता है। कैसे? अभी यहां पर आप देखिए, मैंने कहा देशभक्ति, ये एक पद बना हमारा। ये क्या है? ये हमारा समस्त पद है। ये क्या है? समस्त पद है, देशभक्ति और यथा समय। और आप देख रहे हैं ये जो देशभक्ति शब्द बना है ये दो पदों से मिलकर बना है, देश और भक्ति, यथा और समय, नर और नारी। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने आप लोग से कहा कि इसमें पहला पद यानी कि जो पूर्व पद होता है, अगर मैं लिखूं भाई और बहन, तो क्या होगा? भाई बहन। तो ये हमारा समस्त पद बना। और इसमें देखिए पूर्व पद, पूर्व पद क्या होता है आपका? पहला पद जो है वो आपका पूर्व पद और जो दूसरा पद है वो उत्तर पद। ठीक है, जो पूर्व पद पहला पद है उसे हम पूर्व पद कहेंगे और जो बाद का पद है उसे हम उत्तर पद कहेंगे। जैसे देशभक्ति में देश पूर्व पद है, भक्ति उत्तर पद है। अगर मैं कहूं हवन सामग्री, हवन सामग्री में हवन जो है वो आपका पूर्व पद है और सामग्री जो है वो आपका उत्तर पद है। तो दो विशेषताएं आपने जानी कि सबसे पहला कि इसमें हम आप दो या दो से अधिक पदों से ये मिलकर बनता है। दूसरा, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होते हैं इसमें हमेशा। और यहाँ पर एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पर नंबर 3, इसमें कारक चिन्हों का या विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। देखिए पदों के बीच जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, कैसे विभक्ति चिन्ह, अभी हम पहले इसको यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखिए समास की प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां यानी कि जो विभक्ति चिन्ह होते हैं जिनसे वे अलग अलग होते हैं, वे विभक्ति चिन्ह जो है वो लुप्त हो जाती हैं। विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। तो कैसे? देखिए मैंने बहुत ही इजी एग्जांपल यहां पर लिखा, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो देश के लिए भक्ति में जब हम इसका सामासिक शब्द बनाएंगे, जब ये समासीकरण की प्रक्रिया से गुजरेगा तो ये बनेगा देश भक्ति। और आप देख रहे हैं देशभक्ति जो यहाँ पर शब्द मैंने लिखा, इसमें जो ये कारक चिन्ह हमने यहाँ पर लगाए हैं या विभक्ति चिन्ह जो हमने लगाए हैं, ये विभक्ति चिन्हों का लोप यहाँ पर हो गया है, यानी कि केवल एक शब्द ये बन गया देशभक्ति। बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ पर मैं लिखूं हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए
सामग्री। हवन के लिए सामग्री यानी कि हवन सामग्री। तो आप देख सकते हैं कि जब ये समासीकरण की प्रक्रिया से गुजरा, जब इसका समासीकरण की प्रक्रिया हुई, तो इसमें कारक चिन्ह जो विभक्ति चिन्ह थे वो लुप्त हो गए, यानी कि विभक्ति चिन्हों का लोप हो गया। और देखिए इसकी एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर एक इसका विशेषता है कि कभी-कभी समास होने पर भी जहाँ संधि संभव होती है वहाँ नियमानुसार संधि भी की जाती है, यानी कि जोड़ा भी जाता है समास की प्रक्रिया में। जहाँ पर संधि संभव होती है वहाँ पर संधि भी होती है। तो ये कुछ मुख्य बातें हमने समास के लिए पढ़ी, कुछ समास की मुख्य विशेषताएं, जैसे कि समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। समास में जब शब्द आस पास आते हैं तो नया शब्द बनाते हैं, और पदों के बीच का विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाते हैं, विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, और पहला पद पूर्व पद कहलाता है, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। और देखिए समास में बने जो शब्द होते हैं कभी कभी उसमें उत्तर पद प्रधान होता है, तो कभी कभी पूर्व पद, और इसके अलावा कभी कभी दोनों पद भी प्रधान होते हैं। देखिए समास की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि कभी कभी जब आप समास की प्रक्रिया करते हैं उसके दौरान जो समस्त पद बनता है, तो कभी कभी उसमें पूर्व पद प्रधान होता है, कभी कभी उसमें उत्तर पद प्रधान होता है, और कभी कभी उसमें दोनों ही पद प्रधान पद होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हमने समास के बारे में पढ़ी। नेक्स्ट जो हमारा समास के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है समास के प्रकार, यानी कि समास के भेद। समास के प्रकार, या आप भेद से भी समझ सकते हैं, क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या भेद अलग है या प्रकार अलग हैं। तो समास के प्रकार या समास के भेद, तो समास के बच्चों कुल 6 भेद होते हैं। समास के कुल 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास एवं बहुव्रीहि समास। तो ये कोई आपके लिए कुछ भी नया नहीं है, आप लोग पहले भी ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, केवल आपके लिए यहाँ पर रिवीजन हो रहा है। तो अगर आप लोगों को किसी को भी ये सारी चीजें आती है तो आप भी मुझे अपने ये सारी जो आपको आता है आप मुझे बता सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम इंटरेक्शन करते हैं तो क्लास हमारी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। कुछ मुझे आपसे कुछ जानने को मिलता है, कुछ आप मुझे बता सकते हैं, कुछ मैं आपको नया बता सकती हूँ। तो सारी चीजें हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा समास के प्रकार एवं भेद, तो मैंने आप लोग को बताया कुछ भी नया आपके लिए नहीं है। क्लास 10th तक आप समास को पढ़ चुके हैं, क्लास 10th तक आप समास पढ़ते हैं। तो बच्चे समास के मैं यहाँ पर सभी भेदों को लिख देती हूँ, फिर हम एक एक करके आप मुझे विशेषताएं बता सकते हैं कि कौन से समाज की कौन सी विशेषता होती है। अव्ययी भाव समास, नेक्स्ट है तत्पुरुष समास, नेक्स्ट हमारा है कर्मधारय समास, नेक्स्ट है द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास।
तो जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहला हमारा समास का भेद है अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर क्या इस अव्ययी भाव समास की विशेषता है? अगर कोई बच्चा जानता है, अगर मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है तो एक बार हैंड रेज कीजिए। यस। तो बच्चे, जैसे मैंने कहा समास के प्रकार एवं भेद, तो यहाँ पर मैंने समास के प्रकार आपको बताए। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर मुझे काफी स्कूल दिखाई दे रहे हैं, बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। GGIC गैरसैंण, क्या बच्चे आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार हैंड रेज कर दीजिए अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। GGIC गैरसैंण, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। तो ये क्या आप क्लास 11th के बच्चे हैं? एक बार फिर से हैंड रेज कीजिए अगर आप क्लास 11th के बच्चे हैं। यस, वेरी गुड। तो समास आप सभी ने पढ़े हैं। समास क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया कि समास कोई नया शब्द जब हम बनाते हैं उस प्रक्रिया को समास कहा जाता है, यानी कि उस प्रक्रिया को समासीकरण कहा जाता है। इसके कुछ भेद होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं कि कितने टाइप के ये समास होते हैं। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कुछ भी जितना आपको पता है आप बता सकते हैं क्या होता है अव्ययी भाव समास। प्लीज माइक ले लीजिए और फटाफट जिसको जितना आता है, जो कुछ पता है समाज के बारे में आप बता सकते हैं। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्या आप क्लास 11th के बच्चे हैं? GIC दिक्तोली, GGIC पाए, क्या बच्चे आप मुझे सुन पा रहे हैं? GGIC पाए, क्या बच्चे आप मुझे सुन पा रहे हैं? हैंड रेज कीजिए। यस, वेरी गुड बच्चे। तो हम पढ़ रहे हैं समास के प्रकार, समास के भेद। किसी को भी, कोई भी ऐसा किसी के लिए भी बहुत ही ज्यादा बहुत मैं आपको यहाँ से फोर्स नहीं करूंगी। अगर आपको लगता है कि आपको बताना चाहिए, आपको क्लास में खड़े होके बोलना चाहिए, तो प्लीज माइक ले लीजिए और फटाफट आंसर दीजिए कि अव्ययी भाव समास से आप क्या समझते हैं। अव्ययी भाव समास क्या है? मैं हर बार कहती हूँ कि जितना भी आपको आता है बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको आता है आप बोल सकते हैं। तो GGIC पाए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी व्याकरण में समास, और ये बच्चों के कहने पर ही मैं हिंदी व्याकरण आपको यहाँ पर से करा रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने कहा कि हिंदी व्याकरण मैम पढ़ाइए। तो बहुत ही अच्छा ये बच्चों का एक निर्णय था, क्योंकि ये सारी चीजें आप क्लास 10th तक ही पढ़ते हैं, क्लास 11th में आपकी ये सारी चीजें सिलेबस में नहीं होती हैं। अव्ययी भाव समास, तो क्या होता है अव्ययी भाव समास? अव्ययी भाव समास हम पढ़ना शुरू करेंगे। पहला भाव समास। देखिए, अव्ययी भाव समास क्या होता है? इस समास में जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है और प्रधान होता है। देखिए, इसके नाम से ही हर बार आपको बहुत सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे, आप कुछ चीजें समझ के भी पढ़ सकते हैं। आप समझेंगे कि इसके नाम में अव्ययी लिखा हुआ है, यानी कि अव्यय, अव्यय शब्द इसके नाम में आया है। तो इसका जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है और प्रधान होता है, यानी कि पूर्व पद इसका अव्यय और प्रधान होता है। अब ये पूर्व पद क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है भाई बहन, तो भाई बहन में यहाँ पर जो आपका ये वाला पद है भाई, ये आपका पूर्व पद है। बहन यानी कि दूसरा जो आपका पद है वो उत्तर पद है। तो आप जब भी देखेंगे कि जहां पर पहला पद आपका प्रधान पद होगा और अव्यय होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अव्यय जो पहला पद होगा और प्रधान होगा। अव्यय क्या होता है? ये अव्यय शब्द क्या होता है? अव्यय शब्द को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अव्यय या अविकारी शब्द, ठीक है? अव्यय जिसका कुछ भी व्यय ना हो, अविकारी
जिसमें कोई भी विकार उत्पन्न ना हो, यानी कि जिसमें कोई भी परिवर्तन ना आए। अव्यय और अविकारी शब्द एक ही तरह के शब्द होते हैं। जब कभी भी किसी वाक्य में लिंग, वचन, काल के अनुसार जब कोई भी शब्द अपने रूप को परिवर्तित नहीं करता है, अपने आप में चेंजेस नहीं लाता है, उस शब्द को हम अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि अव्ययी भाव समास, तो इसका एक चीज हमने पढ़ा कि इसका जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है और प्रधान होता है, और इसी कारण इसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आप परिभाषा इसकी स्वयं से लिख सकते हैं। बिल्कुल एक ही पंक्ति की आपकी परिभाषा है कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है, प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, और इसका जो सामासिक पद होता है वो भी समास होता है, अर्थात वो भी अव्यय होता है, यानी अर्थात यह लिंग, वचन, कारण के वजह से कभी भी नहीं बदलता। ठीक है, जैसे मैं कहूं, बहुत ही इजी एग्जांपल मैं आपको यहां पर दूंगी, पेट को भरकर, पेट को भरकर, तो क्या होगा? भरपेट। तो आप यहाँ पे एक शब्द देख रहे हैं जो हमने समासिक शब्द बनाया, समस्त पद जो हमने बनाया, इसमें दो पद है, भर और पेट, और दोनों ही शब्द आप देख रहे हैं भर, यानी कि पेट जो है वो भरा हुआ है, तो पहला पद जो है आपका प्रधान पद है, और भर यानी कि ये अव्यय है, किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होने वाला है, ना तो लिंग के आधार पे, ना क्रिया के आधार पे, ना वचन के आधार पे, ना ही काल के आधार पे। तो बच्चे, आज के सेशन में हमने समास की कुछ विशेषताएं जानी, कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी समास के बारे में, समास की परिभाषा, समस्त पद, उत्तर पद, पूर्व पद और दूसरा समास विग्रह, ये सारी महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी आज के सेशन में हमने ली। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम समास के भेदों को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हमने जितना भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।